तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, आपके बिजनेस में मैजिक होगा, मैजिक, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। अब आता है अगला पॉइंट, शो द प्लान। ध्यान से समझना, शो द प्लान। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रेस कोड। जैसा कि मैंने एक्साइटमेंट वाले क्लॉज में भी आपको बताया कि ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, नीट एंड क्लीन आपका ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक्साइटेड दिखते हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। देखिए, जब भी आप मीटिंग में जाते हैं ना, जब भी आप कंपनी मीटिंग में जाते हैं, तो वहां पर आप टाई जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टाई से एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। टाई आप जरूर लगाइए, कंपनी की ट्रेनिंग में हो, कंपनी की मीटिंग में हो, टाई जरूर लगाइए। ठीक है, देखो, जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हो ना, बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आप फील्ड में काम कर रहे हो, आप बाइक से इधर उधर जा रहे हो, उस समय अगर आपने टाई नहीं भी लगाई होगी ना तो चलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कंपनी मीटिंग में जा रहे हो तो वहां पर टाई टुई अच्छा सा ड्रेसअप करके आप जाएंगे तो वो एक बेहतर माहौल बनाने में मदद करता है, तो वो इस चीज का आप ख्याल रखें। इसके बाद आता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी देना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपने पहली बात तो ये है कि दो बड़ी गलतियां करते हैं लोग टेस्टिमनी के मामले में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टेस्टिमनी देते ही नहीं है, तो वो भी एक गलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेस्टिमनी देते तो हैं लेकिन वो गलत तरीके से टेस्टिमनी दे देते हैं, तो वहां पर भी एक गलती होती है, तो उसको देखना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि भाई जो लोग टेस्टिमनी देते ही नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हम बार बार बताते हैं कि अपनी पिछली इमेज को छोड़ दो। कई लोगों की पिछली इमेज इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी बड़ी पिछली इमेज, इतनी बड़ी सोशल रेपुटेशन होती है उनकी, कि जब इस बिजनेस से उनका 1000 रुपए का चेक आता है तो उन्हें लोगों को बताने में शर्म आती है कि यार मेरा इस बिजनेस से 1000 रुपए का चेक आया है। जबकि 1000 रुपए का चेक इस बिजनेस के अंदर आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है और आपको इसे गर्व से बताना चाहिए, लेकिन वो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी खासी है, ऊंचे लोगों में उनका उठना बैठना है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको बोलूंगा कि मेरा 1000 रुपए का चेक आया है तो ये लोग मेरे पे हंसेंगे कि यार अभी 1000 रुपए पे अटकाए तू, ऐसा उन्हें लग रहा होता है, तो इस वजह से वो बता नहीं रहे होते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, टेस्टिमनी के अंदर आपने इस बिजनेस में जितना कुछ भी कमाया है, भले ही आपने 1000 कमाया है, 2000 कमाया है, 5000, जो भी आपने इस बिजनेस से इनकम लिया है, वो आपने बताना जरूरी है टेस्टिमनी में। ठीक है, तो आपने टेस्टिमनी देनी है हमेशा। लेकिन कई लोगों की क्या गलती होती है, वो टेस्टिमनी गलत तरीके से देते हैं। तो गलत तरीके से नहीं देनी। इसमें गलती क्या होती है टेस्टिमनी में? टेस्टिमनी में सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपना एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि बिजनेस में मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम हो चुका है, कि मैंने ये जो कमाया है, मेरे को कितना टाइम इस बिजनेस में हो चुका है और मैंने कितना कमाया है, वो एग्जैक्ट बता देते हैं। तो एग्जैक्ट कभी नहीं बताना है इस बिजनेस के अंदर में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस में 1 साल हो चुका है और 1 साल में मैंने यहां से कमाया है 50,000 रुपए, ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने बता दिया, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसा बोल दिया, तो प्रोस्पेक्ट को तो इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है, तो वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है कि हाँ 1 साल में इस बिजनेस से 50,000 रुपए ही कमाया जा सकता है। 1 साल में 50,000 मतलब महीने का कितना? 4,000 रुपए। मतलब यार महीने का 4,000 रुपये आएगा यहाँ पर, तो वो ये सोच लेता है कि इस बिजनेस में महीने का 4,000 ही आएगा, और यहां पे हमारी गलती हो जाती है। इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी टेस्टिमनी देते हैं, आपने क्या बोलना है, आपके शब्द क्या होने चाहिए कि सर कुछ समय पहले मैंने भी, जैसे आज मैं आपको ये बिजनेस प्लान दिखा रहा हूं, ऐसे ही कुछ समय पहले मेरे सीनियर भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था, और पिछले कुछ समय से इस बिजनेस के साथ काम करते हुए मैंने यहां से 50,000 रुपए कमा लिया है। अब आपने उसको कुछ समय बोल दिया, अब आपने एग्जैक्ट नहीं बताया, तो उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी कि इतने समय में इतना पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बिजनेस में अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमाता है ना पैसा। अब हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाने के लिए जा रहे हो सकता है उसमें आपसे ज्यादा पोटेंशियल हो, तो आपको हो सकता है एक साल लगा हो 50,000 कमाने में, और हो सकता है वो 50,000 रुपए वो 1 महीने में ही कमा ले, है ना। तो कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कितनी फास्ट स्पीड से सक्सेस होगा, ये व्यक्ति के पर्सनल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए टेस्टिमनी देते वक्त हमने कभी भी एग्जैक्ट नहीं बोलना है कि मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम हो चुका है इस बिजनेस के अंदर में। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें। टेस्टिमनी के अंदर में कुछ लोग गलत टेस्टिमनी दे देते हैं, बड़ा चढ़ा के टेस्टिमनी बताते हैं, कमाया होता है 20,000 रुपए, बताते हैं मैंने 2 लाख कमा लिया। तो ऐसी झूठी टेस्टिमनी भी नहीं देनी है। इसलिए जो है गलती ना करें।
कभी झूठी टेस्टिमनी नहीं देनी है, बड़ा चढ़ा के टेस्टिमनी नहीं देनी है, और टेस्टिमनी देने में कभी घबराना या शर्माना भी नहीं है। जो एग्जैक्ट है, जैसा है वैसा ही बताओ। सिंपल, समझ में आ गया। और बस टाइम का ख्याल रखो कि ये मत बोलो कि मैंने 1 साल में इस बिजनेस से इतना कमाया, मैंने 6 महीने में इतना कमाया। सिर्फ ये बोलो कि पिछले कुछ समय से इस बिजनेस के साथ काम करते हुए मैंने ये अचीवमेंट लिया है। इस तरीके से आपका टोन, आपके बताने का तरीका टेस्टिमनी में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। इसके अलावा देखो, प्रोडक्ट टेस्टिमनी, बिजनेस टेस्टिमनी, 2 तरह की टेस्टिमनी होती हैं। ठीक है, आपको कब कौन सी टेस्टिमनी बतानी है ये आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। अगर आप रिटेलिंग कर रहे हो, मार्केट में आप रिटेलिंग करने के लिए निकले हो, आप रिटेल कस्टमर्स बना रहे हो, तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी पे ध्यान दो, प्रोडक्ट टेस्टिमनी पे ज़्यादा फोकस करो। और अगर आप सामने वाले को बिजनेस दिखाने के लिए जा रहे हो, बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए जा रहे हो, बिजनेस इनकम प्लान दिखाना आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर वहां पर आप बिजनेस टेस्टिमनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये आपकी समझदारी के ऊपर है कि आपने कब प्रोडक्ट टेस्टिमनी बतानी है, कब बिजनेस टेस्टिमनी बतानी है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो शो द प्लान की जो प्रोसेस है, ये हमेशा टाइम बाउंड होनी चाहिए। कई लोग जो होते हैं प्लान प्रेजेंटेशन को इतना लंबा खींच देते हैं कि सामने वाले का पेशेंस जवाब दे जाता है। अभी देखो, आप लोग तो सदे हुए लीडर्स हैं, आप लोग ट्रेंड हैं, आप लोग इस माहौल में ढल चुके हैं। तो पिछले 4 घंटे से ये सेशन चल रहा है, आप लोग आराम से अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। लेकिन एक नए आदमी को इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 4 घंटे का, 5 घंटे का आपका लेक्चर सुनेगा। तो इसलिए आपने जो है शो द प्लान जो है ना, ये हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कंपनी का कोई वेन्यू चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, आसपास के किसी होटल में आपकी मीटिंग चल रही है, वहां पे अगर प्लान प्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो प्लान प्रेजेंटेशन आपकी 1 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। याद रखें इस बात का, 1 घंटे में आपकी प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो जानी चाहिए। आपके गेस्ट को आप 1 घंटे में फ्री कर दो। अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो आपके गेस्ट जो है वो दोबारा आने में उतना झिझकेगा नहीं। कई कंपनीज में हमने देखा है कि वहां पर जब प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान मीटिंग चलती है, तो प्लान मीटिंग तो 15-20 मिनट की होती है, प्लान 15-20 मिनट में प्लान समझा देते हैं, बाकी 2 घंटे तक वहां पर सेलिब्रेशन चलता रहता है। हो चलता रहता है उसमें। फिर लोग आते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, हो अल्लाह चलता रहता है उसके अंदर में, और गेस्ट बैठा हुआ देखता रहता है कि आखिर मैं यहाँ बैठा क्यों हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, यार मैं यहाँ पर बैठ क्यों गया। तो ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि आपका गेस्ट जो है वो इरिटेट हो जाए। उसको आप शो द प्लान में कितने कम समय में आप उसको फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखें आप लोग, सभी लोग। और जब आप 1-to-1 में शो द प्लान करते हैं, तो 1-to-1 में शो द प्लान आपका 20 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट में आपने प्लान दिखा देना है। इससे ज्यादा समय आपने लेना नहीं चाहिए 1-to-1 में शो द प्लान करते वक्त। ठीक है, कई लोग 1-to-1 में शो द प्लान करते हुए भी 1.5-1.5, 2-2 घंटे तक अपने गेस्ट को एंगेज कर देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को 1.5-1.5, 2-2 घंटे तक फ्री नहीं करेंगे, तो वो आपसे अगली बार मिलेगा ही नहीं। उसको पता है कि आप बहुत बड़े चाटू किस्म के व्यक्ति हैं, ऐसी इमेज बन जाएगी आपकी, और फिर वो आपसे दोबारा मिलेगा नहीं। उसको पता है कि एक बार आप उसके सामने बैठ गए तो आप उसके 1.5-2 घंटे तक आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो, तो इस वजह से वो आपसे दोबारा मिलेगा नहीं। कई लोगों के साथ में ये दिक्कत आ रही होती है कि यार सर, लोग प्लान तो देख लेते हैं, लेकिन फिर फॉलोअप के लिए लोग मिलते ही नहीं है, फॉलोअप नहीं हो पाता उनका। इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है सामने वाला, इसलिए तो नहीं मिल रहा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपसे मिलेगा तो उसके 2 घंटे आप खींच लोगे, और यही वो चाहता नहीं। इसीलिए शो द प्लान एकदम शॉर्ट, सिंपल रखें, कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। एक ही बार में सामने वाले को पूरी रामायण पढ़ा देना जरूरी थोड़ी है। एक ही बार में, कई लोग ये कोशिश करते हैं कि एक ही बार में मैं अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में पूरा प्लान सेट कर दूं। अरे एक ही बार में तो आपके दिमाग में पूरा बिजनेस प्लान सेट नहीं हुआ, तो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कैसे हो जाएगा। इसलिए उसको सिर्फ हाइलाइट्स बताइए। उसको जो आपके प्लान के जो मेन जो फीचर हैं, जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन टारगेटेड इनकम्स हैं, जो तगड़ी इनकम है, उन पे बात करिए। आपकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, इनकम प्लान के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 30 पॉइंट। यही 30 पॉइंट आप जो है 15 से 20 मिनट में समझा दो सामने वाले को, हो गई आपकी प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो शो द प्लान में ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। इसके बाद आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। 5th स्टेप आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। इसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। कॉमन रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलो अप के अंदर में। फॉलो अप में आप क्या है, कॉमन रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन रेपो मतलब
जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, वो आपको पता है कि ये सरकारी जॉब में है। आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपको पता है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है ये सरकारी जॉब में है, तो आपने क्या करना है, और आप सरकारी जॉब में नहीं हो, आप हो सकता है मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सरकारी जॉब में है, तो आपने क्या करना है, कॉमन रेपो का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दें जो व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहा है और वो सरकारी जॉब में भी है। तो सरकारी जॉब वाले को जब आप सरकारी जॉब वाले से मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, कॉमन रेपो वाला फीचर एक्टिवेट हो जाता है। तो सरकारी नौकरी वाले को सरकारी नौकरी वाले की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डायरेक्टली मिलवा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसकी स्टोरी जरूर शेयर करें, ठीक है, कि सर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप जो है आर्मी में हैं, हमारे साथ में एक ऐसे सर भी हैं, वो भी आर्मी में थे और उन्होंने आर्मी में रहते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और यहाँ से ये अचीवमेंट ली। दिस इज कॉमन रेपो। फॉलोअप में आप ये कॉमन रेपो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमेशा इस बात का याद रखें कि प्रोस्पेक्ट जो है, हमेशा आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट हमेशा नो से ही स्टार्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति होगा हमेशा नो से ही स्टार्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपने हमेशा नो के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपने ये नहीं सोचना है कि सामने वाला हाँ बोलेगा तभी काम होगा, अगर सामने वाले ने नो बोल दिया तो फिर काम होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट नो से ही स्टार्ट करेगा। आपने अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर, अपना माइंड मेकअप करके रखना है कि प्रोस्पेक्ट नो से ही स्टार्ट करेगा। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप जब सामने से नो आता है तो आप हड़बड़ाते नहीं हो। आप क्या करते हो, आप 8/73 के रूल का इस्तेमाल करते हो। 8/73 का रूल तो आप लोगों को पता होगा ना। दिस इज 8/73 रूल। 8/73 में सबसे पहले 8 पे बात करते हैं। 8 का मतलब क्या है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर्स मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ 8% डायरेक्ट सेलर्स ही सक्सेसफुल क्लोजिंग तक पहुंच पाते हैं। बाकी 92% डायरेक्ट सेलर्स सक्सेसफुल क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है कि 44% नेटवर्कर्स जो हैं, डायरेक्ट सेलर्स जो हैं, वो पहले ऑब्जेक्शन में ही गिव अप कर देते हैं। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है तो वो हार मान के बैठ जाते हैं कि अरे यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है तो ये ज्वाइन कैसे करेगा, चलो हटाओ इसको, दूसरे से बात करते हैं। तो वो पहले ऑब्जेक्शन में ही हार मान जाते हैं 44% डायरेक्ट सेलर्स। 22% डायरेक्ट सेलर्स दूसरे ऑब्जेक्शन में हार मान जाते हैं। पहला ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन दूसरे में हार मान जाते हैं, दूसरे में गिव अप कर जाते हैं। तीसरा आता है 16% वाले लोग। 16% ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो पहले 2 ऑब्जेक्शन तो इजीली हैंडल कर लेते हैं लेकिन तीसरे ऑब्जेक्शन में इनका जूस निकल जाता है, तीसरे ऑब्जेक्शन में ये हार मान जाते हैं। 16% ऐसे हैं। 10% ऐसे हैं जो कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन चौथा ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। पहला ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, दूसरे ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, तीसरे ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, लेकिन जैसे ही चौथा ऑब्जेक्शन आया तो ये बोलते हैं कि भैया अब सहा नहीं जा रहा है। सामने से थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं तो ये क्या बोलता है, भैया अब सहा नहीं जा रहा है, तुझे ज्वाइन नहीं करना है, मत कर, लेकिन मुझे और झापड़ मत मार। तो ये हार मान जाता है यहीं पर। लेकिन सिर्फ 8% ही हैं जिनको पता है कि सामने वाले की नो का एक कोटा है और वो कोटा उसका खत्म हो रहा है। जैसे जैसे वो मुझे ऑब्जेक्शन देता जा रहा है वैसे वैसे उसकी नो का कोटा खत्म हो रहा है। और उनको पता होता है, 8% लोगों को पता होता है कि इसकी नो का कोटा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये व्यक्ति यस बोलेगा और मेरे साथ ज्वाइन होगा और इस बिजनेस में काम भी करेगा। तो वो तब तक फॉलो अप करते रहते हैं जब तक सामने वाला यस नहीं बोल देता। ये सिर्फ 8% लोगों में क्वालिटी होती है। तो आपको भी ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। फॉलोअप में कभी आपने पीछे नहीं हटना है। फॉलोअप में लगातार आपने सिचुएशन को हैंडल करना है अच्छे तरीके से। आपने एक ऑब्जेक्शन पे बात करनी है और तब तक आपने बात करते रहनी है जब तक सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। और इसमें 73 का क्या मतलब है, 8/73 में 8 तो समझ में आ गया कि 8% नेटवर्कर्स ही अच्छे से क्लोजिंग कर पाते हैं और हमको भी अपने आप को उन 8% में लेकर आना है। 73 का क्या मतलब है, 73 का मतलब यह है कि 100 में से 73% लोग खरीदने से पहले, 73 का मतलब यह है कि 100 में से 73% लोग
कोई भी आइटम खरीदने से पहले जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसको 4 ऑब्जेक्शन जरूर देते हैं, यानी कि 4 झापड़ जरूर मारते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना भी होगा, संतोष नायर सर की ट्रेनिंग में आपने वो फ्रिज के शोरूम का आपने हो सकता है एग्जांपल सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। एक आदमी जब फ्रिज लेने के लिए जाता है, फ्रिज के शोरूम में जाता है, तो वहां पर क्या कहानी चलती है, सेल्समैन से वो कैसे कैसे ऑब्जेक्शन बोलता है, भैया सुना है कि आपके फ्रिज में सर्विसिंग अच्छी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा सुना है मैंने, आपके प्रोडक्ट के मार्केट के रिव्यू अच्छे नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। इस तरह का कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है और सेल्समैन उसके हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करता रहता है ना। कंप्रेसर की बात करेगा, कभी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेगा, कभी है ना, कभी फ्रिज का अंदर जो एक्चुअल में जो फ्रीजर रहता है जहां पर बर्फ बनाई जाती है, कभी उसके स्पेस की बात कर लेगा, कभी कुछ उसका चलता ही रहेगा। यानी कि जो एक्चुअल खरीदने वाला है वो खरीदने से पहले कम से कम 4-5 ऑब्जेक्शन रिजेक्शन जरूर देता है, और जब उसको कुछ सोचने को नहीं मिलता है तो लास्ट में बोलता है, देखेगा पूरे शोरूम में जिस कलर का फ्रिज नहीं है ना पूरे शोरूम के अंदर में, वो वही कलर मांगेगा। फिर ये आदत में है खरीदने वाले की। और एक सक्सेसफुल जो सेल्स पर्सन है वो जानता है इस बात को कि ये खरीदने वाला खरीदने से पहले इस तरह की बातें करता ही है। फ्रिज तो बहुत बड़ी बात कर दी, हमें केला भी खरीदने के लिए जाते हैं ठेले पर, तो केले वाले से भी हम 2 रुपए 5 रुपए कम करवाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक ग्राहक का एक बेसिक नेचर है, और एक सेल्समैन इस चीज को जानता है कि 100 में से 73% लोग कम से कम 4 ऑब्जेक्शन जरूर देते हैं, कम से कम 4 झापड़ जरूर मानते हैं। 4 झापड़ तो वो मारेंगे ही। अब जो सेल्समैन इसको झेल गया वो सक्सेसफुल है, जो ऑब्जेक्शंस को आसानी से हैंडल कर लेगा, प्रैक्टिस कर करके जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में अपने आप को पारंगत बना लेगा, वो सक्सेस हो जाएगा। और जो गिव अप करता रहेगा पहले ऑब्जेक्शन में, दूसरे ऑब्जेक्शन में गिव अप करते रहेंगे, उनकी जिंदगी ऐसे ही स्ट्रगल उनकी जिंदगी में चलता रहेगा। दिस इज 8/73 रूल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा फॉलो पर क्लोजिंग में एक बात का आप याद रखिए, डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंकिंग। इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। देखो दूसरे क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। दूसरों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो, वो क्या सोच रहे हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, ये उनका काम है, तो उनका काम उन्हें करने दो, आप अपना काम करो। हमारा काम क्या है, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, डीडी निकालना, है ना, ये हमारा काम है, तो हमें अपना काम करना है। फॉलो अप करते वक्त कभी भी शर्म या झिझक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, यार रात के 8 बज गए हैं, अगर मैं इसके घर जाऊंगा इससे मिलने के लिए तो ये भी यार परेशान हो जाएगा, ऐसा आपने नहीं सोचना। क्योंकि जब तक आप ऐसी बातें सोचते रहोगे आपके अंदर एक डायरेक्ट सेलर वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, और जब तक आपके अंदर डायरेक्ट सेलर वाला एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक काम होगा नहीं। सो डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंकिंग। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, बी अ टीम प्लेयर। यहां पर टीम प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम प्लेयर कैसे बनेंगे, यहां पर देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ टीम गेम। आपके व्यक्तिगत के आपके अंदर एज अ पर्सन बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। हो सकता है आपका प्लान देने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपका इन्विटेशन का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपकी क्लोजिंग करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सारी क्वालिटी होते हुए भी आपको एक टीम में रहते हुए काम करना आना चाहिए। आप अकेले के दम पे कितनी भी क्वालिटीज रखते हो इस बिजनेस के अंदर आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एक टीम में रहते हुए काम करना नहीं आता है। ठीक है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, टीम के साथ मिलजुल के काम करना। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बी अ टीम प्लेयर, आप कभी भी क्रॉस लाइनिंग ना करें। टीम प्लेयर की पहली क्वालिटी क्या होती है कि वो क्रॉस लाइनिंग नहीं करता। क्रॉस लाइनिंग का क्या मतलब होता है, अपनी ही टीम में तोड़ा ताड़ी करना, अपनी ही कंपनी के अंदर दूसरे लीडर्स की टीम को तोड़ना, अपनी ही कंपनी के अंदर में दूसरी टीम के लीडर्स को तोड़ के अपने साथ ज्वाइन करवाना, लोगों को भड़काना, दूसरों को डिमोटिवेट करना, ये सब क्या है, क्रॉस लाइनिंग है। और ये जो भी व्यक्ति करता है वो इस बिजनेस के अंदर में कभी भी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, उसका डूबना तय है। क्रॉस लाइनिंग एक्चुअली एक जहर की तरह है जो आपको
आपके करियर को खत्म कर देती है। तो ये क्रॉस लाइनिंग कभी भी नहीं करनी इस बिजनेस के अंदर में, तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है, भड़काने वाले बयानबाजी नहीं करनी है, अपलाइन की बुराइयां, डाउनलाइन की बुराइयां, ऐसा नहीं करना है, दूसरे लीडर्स की बुराइयां, ये सब हरकतें नहीं करनी इस बिजनेस में, ठीक है। करना है तो क्या करना है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन करनी है एज अ टीम प्लेयर। आपको लगातार, जैसा कि हमने वो गोल सेटिंग वाले पार्ट में आपको बताया भी था कि अपलाइन से लगातार काउंसलिंग करनी है, वही पॉइंट यहाँ पर भी निकल के आ रहा है कि काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में लगातार बातचीत करते रहें, काउंसलिंग करते रहें, अपने बिजनेस में आप क्या क्या कर रहे हो उनको बताते रहें, और जो भी उनके द्वारा सलाह मिलती है उसको अपने बिजनेस में आप इंप्लीमेंट करते रहिए। तो काउंसलिंग लगातार एक्टिव अपलाइन के साथ करते रहना है। इसके बाद आता है अगला पार्ट, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, परिचय करवाना, रेपो बिल्ड करना, इमेज बिल्ड करना अपने अपलाइन की, ठीक है। तो आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन हमेशा बढ़िया तरीके से करना है। तो एडिफिकेशन का मतलब, मीनिंग ही यही होता है कि अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की एक ऐसी दमदार इमेज बिल्ड करना कि जब आपका अपलाइन वहां पर खड़ा होगा तो सब लोग आपके अपलाइन की बात को ध्यान से, गौर से सुने, ठीक है। आपके अपलाइन की बात को लोग ध्यान से, गौर से तभी सुनेंगे जब आपने अपने अपलाइन की एक अच्छे से एडिफिकेशन करी होगी। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट हैं बी अ टीम प्लेयर के अंदर। कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, एक्टिव अपलाइन के साथ में लगातार काउंसलिंग करनी है और एडिफिकेशन करना है, ठीक है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वन मैन शो, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम गेम, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, बिकम अ गुड यूजर। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, इसको आप, इस पंक्ति को आप जरूर अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। बिफोर बिकमिंग अ गुड प्रोमोटर यू हैव टू बिकम अ गुड यूजर। एक अच्छा प्रमोटर बनने से पहले हमें एक अच्छा यूजर बनना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम एक अच्छे यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम एक अच्छे प्रमोटर नहीं बन सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिकम अ गुड यूजर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है, बिकम गुड यूजर। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आता है यूज द प्रोडक्ट्स, पॉइंट नंबर 2 आता है यूज द टूल्स, एंड पॉइंट नंबर 3 आता है यूज द सिस्टम, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपकी कंपनी के अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी में हैं, उन प्रोडक्ट्स का आपने लगातार इस्तेमाल करते रहना है, लगातार इस्तेमाल करते रहना है। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में, आपके चेहरे में झलकेगा, जिससे आपको रिजल्ट निकलने में आसानी होगी। यूज द प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूज द टूल्स। आपकी कंपनी के द्वारा जो आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, लीफलेट्स होती हैं, ब्रोशर्स होती हैं, बुक्स होती हैं, सीडीज होती हैं, कई तरह के ऑडियोज, वीडियोज होते हैं। तो ये जो टूल्स आपको आपकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सारे टूल्स का आपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जहां काम सुई से हो सकता है वहां पर सुई का इस्तेमाल कीजिए, जहां पर काम तलवार से हो सकता है वहां पर तलवार का इस्तेमाल कीजिए। आपको कंपनी ने सुई भी दे रखी है, तलवार भी दे रखी है, हथौड़ी भी दे रखी है, पेचकस भी दे रखा है, आपको प्लास भी दे रखा है, सब कुछ आपको कंपनी ने दे दिया ना। अब जहां पर पेचकस से काम होना है, जहां पर काम पेचकस से होना है, वहां पर कैंची से काम होगा क्या, या वहां पर प्लास से होगा क्या काम? नहीं होगा, वहां पर तो पेचकस से ही होगा। और जहां पे काम कैंची से होना है वहां पर आप प्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, वहां पर तो कैंची से ही होगा। तो आपको सारे टूल्स आपने इस्तेमाल करने चाहिए। कब कहां पर कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये समझदारी से आपने काम करना है। अपने सीनियर्स से बात करते रहना है, अपने सीनियर्स के पैटर्न को देखिए, वो कब कहां पर कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस पैटर्न को देखिए, समझिए और टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आता है यूज द सिस्टम। कंपनी के द्वारा जो ट्रेनिंग मीटिंग्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अपलाइन के द्वारा जो ट्रेनिंग मीटिंग्स बताई जा रही हैं, प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। यूज द सिस्टम। अपने आप को एजुकेट करने के लिए, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपनी टीम के अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज द सिस्टम। ये 3 काम जब आप करते हैं तो आप एक अच्छे यूजर बन जाते हैं। यूज द प्रोडक्ट्स, यूज द टूल्स एंड यूज द सिस्टम, बिकॉज बिफोर बिकमिंग अ गुड प्रमोटर यू मस्ट हैव टू बिकम अ गुड यूजर, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, ऑडियो, वीडियो, बुक्स एंड फंक्शंस। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे देना है, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के अंदर भी बताया था। एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे आपने देना है, ठीक है। किस चीज में? बुक रीडिंग में। आधे घंटे आपने बुक रीडिंग पक्का करनी है, ठीक है। अब ऑडियोज वीडियोस के मामले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि देखो ज्ञान चारों तरफ फैला पड़ा है, ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, जितना बटोरना चाहोगे समय कम पड़ेगा। ज्ञान इतना है कि उस ज्ञान को बटोरने के लिए समय कम पड़ता है, इंसान की एनर्जी कम पड़ जाती है। इसीलिए आपने सारा ज्ञान नहीं भरना है अपने अंदर। सारा ज्ञान भरने के लिए निकलोगे, सब कुछ ऑलराउंडर बनने के लिए निकलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें हमेशा जो हमारे सीनियर्स के द्वारा एडवाइज्ड हैं वो ऑडियोज और वीडियोज सुननी और देखनी चाहिए। इसके अलावा अटेंड ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं आप उन्हें अटेंड करेंगे, कोई भी फंक्शन आप छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपने नियम फॉलो करना है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर एक स्टोरी है। एक राजा था, वो अपने प्रजा के लिए बहुत जो है अच्छा चाहता था, भला चाहता था। वो ये चाहता था कि हमारी प्रजा जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हमारी प्रजा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी सफलता अचीव करें। तो उसके दिमाग में एक दिन एक विचार आता है और वो सोचता है कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जिस किताब को पढ़कर जो भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ ले वो अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। तो वो क्या करता है, आसपास के जितने भी विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, सारे विद्वानों को वो इकट्ठा करता है और सबको बुला के अपने मन की बात उनको बताता है। बोलता है कि देखो ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर एक किताब लिखें जिसमें आप सफलता के सूत्र, सफलता के रहस्य आप उसमें लिखेंगे, और ताकि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति उस किताब को पढ़े, उस किताब को पढ़ के आसानी से सफल हो सके। और इस किताब को लिखने के बाद जब आप लोग आएंगे, इस किताब को कंप्लीट कर देंगे, तो आप सब जो भी मुंह मांगेंगे आपको मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा, जो भी आपको चाहिए होगा मैं आपको दूंगा। ऐसा वो राजा वादा करता है सभी लोगों से। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, वो जाते हैं, 1 महीने का समय लेते हैं। 1 महीने में काफी ज्यादा रिसर्च होती है, सभी अपना अपना ज्ञान डाल देते हैं उस किताब के अंदर में। तो 1 महीने के बाद क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा सा ग्रंथ लेकर आते हैं। उस ग्रंथ में कम से कम 10,000 पन्ने होते हैं और वो इतना बड़ा होता है कि एक आदमी तो उसको उठा भी नहीं सकता, उसको कम से कम 8-10 लोग मिलकर उठा के लेकर आते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ बना के ले आते हैं वो। तो राजा के सामने जब वो किताब रखी जाती है, वो ग्रंथ रखा जाता है, तो राजा बड़ा खुश हो जाता है। राजा बोलता है वाह क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन तभी राजा के मन में एक विचार आता है कि यार ये तो इतनी बड़ी, इतनी भारी किताब हो गई है कि एक आदमी के लिए तो पढ़ना ही मुश्किल है। इस किताब के साइज को देखकर ही आदमी इसको पढ़ेगा नहीं। तो वो राजा जो है उन विद्वानों से कहता है देखो आपने इसमें बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और समय लें और इस किताब को थोड़ा सा आप शॉर्ट करके लेकर आए। थोड़ा सा आप किताब को क्या करें, इसको आप शॉर्ट कर दें, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। तो वो जो विद्वान लोग हैं वो फिर से जाते हैं, 1 महीना और मेहनत करते हैं। अब वो क्या करते हैं, उस किताब में से बहुत सारी काटा छाटी करते हैं, बहुत सारे उदाहरण उसमें से हटा देते हैं, बहुत सारे प्रसंग उसमें से हटा देते हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियां होती हैं, सक्सेस की कहानियां, वो हटा देते हैं उसमें से। तो बहुत सारी काटा छाटी करने के बाद 1 महीने के बाद विद्वान फिर से आते हैं वहां पर, और विद्वान वहां पर आकर जो है अब की बार वो जो किताब होती है उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया होता है। किताब में मात्र 1000 पन्ने होते हैं। तो वो 1000 पन्नों की किताब देखकर राजा बड़ा खुश होता है, बोलता है कि वाह अब मजा आ गया। लेकिन तभी राजा के मन में आता है यार 1000 पन्नों की ये किताब भी अभी थोड़ा मोटी ही है, अभी भी इसको पढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो वो उनसे बोलता है देखो एक काम ऐसा करो कि आप थोड़ा सा और टाइम ले लो और इस किताब को और थोड़ा छोटा करके ले आओ, ताकि इस किताब को एक ही दिन में पढ़ना संभव हो, एक ही दिन में पढ़ी जा सके ये किताब, इसको छोटा करके ले आओ थोड़ा, तब ज्यादा मजा आएगा। तो वो विद्वान जो है एक बार फिर से जाते हैं और उस किताब को अंदर फिर और उसमें काटा छाटी करते हैं और बहुत सारे प्रसंग उसमें से हटा देते हैं, बहुत सारी कहानियां किस्से उसमें से हटा देते हैं, बहुत सारे उदाहरण उसमें से हटा देते हैं, बहुत सारे सूत्र उसमें से हटा देते हैं। तो इस तरीके से काटा छाटी करने के बाद 1 महीने का समय और लगता है। और उस 1 महीने के बाद में जब वो आते हैं तो अब की बार उनके हाथ में एक छोटी सी किताब होती है जिसमें मात्र 50 पन्ने होते हैं। मात्र 50 पन्नों की एक छोटी सी किताब लेकर आते हैं वो, और राजा से बोलते हैं महाराज इस किताब को तो 1 घंटे में भी पढ़ा जा सकता है। तो राजा आपकी बार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। राजा बोलता है वाह अब मजा आ गया, अब बिल्कुल मजा आ गया, अब क्या बात है। लेकिन तभी राजा के मन में एक विचार और आ जाता है। राजा कहता है कि यार देखो ये किताब पहले 10,000 पन्नों की थी कि नहीं थी? बोला हाँ थी। फिर ये किताब 1000 पन्नों की हो गई कि नहीं हो गई? बोला हाँ हो गई। बोला अब 50 पन्नों की हो गई है? बोला हाँ हो गई है। बोला जब 10,000 पन्नों की किताब 50 पन्नों की हो सकती है तो ये 50 पन्नों की किताब 1 पन्ने की भी तो हो सकती है। बोला आप लोग एक काम और करो, अब आप इस किताब को लेकर जाओ और सिर्फ 1 पन्ना लेकर आओ। आपके जीवन का जो भी पूरा नॉलेज है, आप लोगों के सब लोगों का नॉलेज मिलाकर 1 पन्ना सिर्फ लेकर आओ और उस 1 पन्ने में कुछ ऐसा लिख कर लेकर आओ कि जिसको पढ़ के इंसान सफल हो जाए। अब जो है विद्वानों को गुस्सा आ जाता है, बोलता है महाराज क्या आपने हमको मजाक
उड़ाने के लिए, हमारी विद्वत्ता का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे जो हमने अभी तक नॉलेज लिया उसको मजाक बनाने के लिए क्या आपने हमको बुलाया था क्या? ऐसा बोलने का मन तो होता है उनका, विद्वानों का, लेकिन वो राजा को ऐसा बोलते नहीं है, क्योंकि अगर वो राजा को ऐसा बोल देंगे तो राजा को गुस्सा आ जाएगा, और राजा को गुस्सा आने का मतलब ये है कि जहां इनाम मिलना था वहां पर फिर सजा मिलेगी, है ना। तो राजा को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, जहर का घूंट पी जाते हैं वहां पर, और एक बार फिर से वापस चले जाते हैं। और अब की बार 1 महीने के बाद वो जब सबके सब विद्वान वापस आते हैं, तो उस एक पन्ने के साथ में वो वापस आते हैं, और उस एक पन्ने के ऊपर सिर्फ एक वाक्य लिखा होता है, सिर्फ एक वाक्य। और वो विद्वान राजा के सामने आते हैं, बोलते हैं कि महाराज, जैसा कि आप चाहते थे, हम एक पन्ने में और सिर्फ एक सेंटेंस में पूरी बात को निपटा के आ गए हैं। वो 10,000 पन्नों का जो ग्रंथ था उसका सार इस एक पंक्ति में लिखा हुआ है महाराज। अगर इस एक पंक्ति को कोई इंसान समझ जाएगा, मान जाएगा, तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। सिर्फ इस एक वाक्य को अगर कोई इंसान अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि उस पन्ने में क्या लिखा हुआ था? सफलता का रहस्य आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूं। यह है सफलता का रहस्य। काम तो करना ही पड़ेगा बॉस। चाहे आप कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, आप कितनी मीटिंग अटेंड कर लो, आप कुछ भी फॉर्मूला ढूंढ लो, कोई शॉर्टकट ढूंढ लो, लेकिन सफलता का जो रहस्य है वो ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा। आपको अपने जीवन में कोई भी सपने पूरे करने हैं, आपके जो भी जीवन में सपने हैं, आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको टॉप लेवल का डायमंड रैंक चाहिए, आपको लाखों रुपए के महीने की इनकम चाहिए, आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपका जो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, एक ही तरीका है कि आपको काम तो बॉस करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला। सिर्फ एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। काम तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या?